हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो जिसका नाम है करंट अफेयर्स 2020। सो आज 20 तारीख है और 20 तारीख में देखते हैं हम लोग अपने पहले करंट अफेयर्स के बारे में। हु लॉन्च्ड द रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ना क्वेश्चन ही समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि किसने रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस लॉन्च की है। ठीक है, अभी कार्गो सर्विस का मतलब क्या होता है, जैसे सामान होता है, आपने मालगाड़ी देखी होगी ना, तो माल इधर उधर जाता आता है, ये सामान इधर उधर आता जाता है, दैट इज नॉन एज कार्गो सर्विस। तो कोई भी सामान है, ठीक है, मान लीजिए मैंने जो है वो अनाज भेजना है या कोई भी और चीज भेजनी है, तो वो सब चीजें किस में आती है, कार्गो सर्विस में। ठीक है जी। अभी एक चीज क्या है, पोस्ट। पोस्ट मतलब क्या होता है कि जो हमारा इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर शामिल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पोस्ट का काम क्या होता है, लेटर्स पोस्ट करना, कोरियर्स पोस्ट करना, स्पीड पोस्ट करना, तो ये सारे काम होते हैं ना। और रेल मंत्रालय है तो दैट मीन्स रेलवे वगैरह भी कुछ काम करने की इसमें कोशिश कर रहा है। तो क्या चीज क्या है, एक ऐसी एक्सप्रेस जो है हमने चलाई है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो ऐसी एक्सप्रेस हमने चलाई है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारा सामान है उसको डोर टू डोर डिलीवरी देने की कोशिश हमने करनी है। ठीक है, इसको समझाती हूं मैं। होगा क्या, जैसे मान लीजिए इंडिया पोस्ट ने जो है वो सामान वगैरह बताया कि कौन सा कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट वाले क्या करेंगे, किसी पर्सन के घर से, मान लीजिए ये पर्सन है, इस पर्सन के घर पर जाएंगे, इससे सामान उठाएंगे और सीधा कहाँ पर ले जाएंगे उस सामान को, जो भी इनके पास सामान होगा उस सारे सामान को ये ले जाएंगे ट्रेन के अंदर। ठीक है जी, और फिर ट्रेन में सामान को लोड कर देंगे। अब ये बंदा बैठा था दिल्ली में और इसने सामान भेजना है मुंबई में। ठीक है जी, तो मुंबई में जब ये ट्रेन रुकेगी तो वहां से क्या होगा कि यहाँ से जो भी इसका सामान होगा उसको फिर से पोस्ट वाले क्या करेंगे, निकालेंगे और जिस बंदे को इसने पहुंचाना था उसके घर तक उसको पहुंचा के आ जाएंगे। तो बेटा ये डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम हमने करना है। ठीक है जी, तो इसलिए ये काम किसने किया है, इंडियन रेलवेज और इंडिया पोस्ट ने, दोनों ने मिलकर किया है। तो आंसर क्या बनेगा भाई, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, तो इसके बारे में देखिए कुछ इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस को किसने लॉन्च किया है बेटा, इंडियन रेलवेज, और पार्टनरशिप में इंडियन रेलवेज और इंडिया पोस्ट जो है इन दोनों ने काम करना है। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट जैसा कि मैंने आपको समझाया वैसा ही लिखा हुआ है, वो क्या करेगा, पिकअप करेगा चीजों को, गुड्स को एट दी कस्टमर्स डोर स्टेप, यानी कि मेरे घर से लेके जाएगा। ठीक है जी, एंड डिलीवर इट टू द रेलवे स्टेशन, फिर रेलवे स्टेशन लेके जाएगा। फिर नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट एट द डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन, डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन से क्या करेगा, सामान उठाएगा, इंडिया पोस्ट डिलीवर करेगा डोर स्टेप ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस, जिसको मैंने भेजना है उसके घर पे जाके सामान पकड़ा आएगा। तो बढ़िया काम शुरू किया ना। तो डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम जो है, अभी प्राइवेट कंपनीज में तो ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, आप लोगों को ऑर्डर करने की देर है और घर बैठे सारा सामान आ जाता है, फिर चाहे वो उड़कर आए चाहे वो ट्रेन में बैठ के आए, ये उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन सरकारी जब चीज़ों में ऐसा होता है ना तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भाई देश का ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छा न्यूज़ था हमारे लिए, याद रखने वाला क्वेश्चन है बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है द फोर्थ एडिशन, क्वेश्चन में ही छुपा है एक और क्वेश्चन और उसका आंसर। फोर्थ एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, समझ रहे हो ना, मिलिट्री की एक्सरसाइज, वो भी ज्वाइंट, यानी कि दो देश, दो या तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, नाम क्या है एक्सरसाइज का, धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन ये नाम है, चौथा इसका एडिशन अभी हुआ है। किस किस देश के बीच में हुआ है ये सवाल है। ठीक है जी, तो कब हुआ था ये बेटा, 17 फरवरी को ये शुरू हो गया था और अभी 2 मार्च तक आपका ये धर्म गार्डियन चलता ही रहेगा। तो 2-3 बारी और आप लोग न्यूज़पेपर में इसके दर्शन करोगे कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज ये ड्रिलिंग करी, आज वो वेपन प्रैक्टिस की हमने। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया और जापान के साथ जो है ये धर्म गार्डियन एक्सरसाइज हो रही है। और इस बार इसका कौन सा एडिशन चल रहा है भाई, फोर्थ एडिशन चल रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान के साथ इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्म गार्डियन, अंडरवे, यानी कि अभी भी चल रही है। ठीक है जी, तो देखिए जैसा कि हमने पढ़ा ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में हो रही है और कहां पर हो रही है, ये कैंप इमाजू शिगा
प्रोविंस के अंदर कहां पर हो रही है? जापान में। तो जापान में हो रही है। पिछले साल जो है ये हमारे हैदराबाद में हुई थी, ठीक है जी। तो ऐसे हम करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो इस साल जो है ये कहां पर हो रही है जी? शिगा प्रोविंस के अंदर हो रही है। कहां पे है वो? जापान के अंदर, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 17 से 2 मार्च तक ये चल रही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमें याद रखना है कि हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से कौन सा जो रेजिमेंट है, कौन सी जो टुकड़ी है वो काम करने वाली है? तो हमारे जी गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट जो है वो इसके अंदर उतरने वाले हैं। उनका कोई मर्जी उतरे, अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में। पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है कि अपना कौन सा बंदा उतर रहा है, ठीक है। तो अपने गढ़वाल राइफल्स उतर रहे हैं। और गढ़वालीस तो आप जानते हो ना, उत्तराखंड के नेटिव्स हैं, ठीक है जी। तो अंग्रेजों के जमाने से ही ये लोग जो है आर्मी वगैरह के अंदर भर्ती होते थे। पहले अंग्रेजों की आर्मी में हुआ करते थे और उसके बाद जो है हमारी इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गए, ठीक है जी। तो याद रखना है जी, किस किस के बीच में हुआ? इंडिया और जापान के बीच में। 17 को शुरू हुआ, 2 मार्च तक चलने वाला है, ठीक है जी। कहां पर हो रहा है? शिगा प्रोविंस के अंदर। कहां पे? जापान के अंदर। और हमारी कौन सी रेजिमेंट उतरने वाली है? गढ़वाल राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है जी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब इन फरवरी 2023? तो कौन बनने जा रहा है हमारे यूट्यूब के नए सीईओ? तो आंसर है जी नील मोहन। नील मोहन जो है वो बनने जा रहे हैं हमारे सीईओ किसके? यूट्यूब के। ये देख लीजिए, ये नील मोहन है, ठीक है जी। तो इंडियन अमेरिकन है, यानी कि इंडियन है और अमेरिका के अंदर पले बड़े, वहां की सिटीजनशिप इनको मिली हुई है। ये अब हमारे नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं यूट्यूब के। तो कई बारी ना ये सवाल पूछ लिया जाता है पिछले वाला कौन सा था, ठीक है। तो पिछले वाले थे सुसैन वॉजसीकी इनका नाम है, ठीक है। इनका रेजिग्नेशन इन्होंने असाइन कर दिया है, ठीक है जी। इनके कोई पर्सनल रीजंस है, इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बस इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है। तो अब ये जाएंगे तो इनकी जगह नील मोहन जो है वो क्या करेंगे? अब YouTube के सीईओ बनेंगे। फिलहाल नील मोहन क्या कर रहे हैं? ये चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं YouTube के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनीज में इन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो काफी अच्छा इनका प्रोफाइल है, सो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल लेवल हैकेथॉन कवच 2023 वॉज लॉन्च? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो भाई ये जो शब्द है हैकेथॉन, ये होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा नेशनल लेवल, मतलब किस रीजन के लिए, क्यों हमने ये जो नेशनल लेवल हैकेथॉन शुरू किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हैकेथॉन देखते हैं। आप लोगों ने मैराथन तो सुना होगा ना, मैराथन रेस होती है। मैराथन के अंदर क्या होता है बेटा? स्पीड मैटर नहीं करती, बस आपको चाहे चल लो चाहे दौड़ लो, जो मर्जी करो, आपको अपनी रेस पूरी करनी होती है, ठीक है जी। तो मैराथन का ना हमेशा कोई ना कोई टारगेट होता है। टारगेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमने ड्रग्स के खिलाफ मैराथन शुरू किया, तो मतलब पूरे शहर के अंदर हम दौड़ रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ बैनर्स होंगे जिसको देख के लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये लोग ड्रग्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो ये मेन हमारा कारण होता है कि हम मैराथन रेसेस करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ अवेयरनेस फैलाने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। जब वही अवेयरनेस वाला काम हम कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर या डिजिटल मार्केटिंग के लिए करते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलने लग जाते हैं जी? हैकेथॉन, ठीक है। तो मैराथन सड़क पे दौड़ना और हैकेथॉन कंप्यूटर में दौड़ना, ऐसे लगा लो आप लोग, ठीक है जी। तो भाई ये जो हैकेथॉन है इसका नाम क्या रखा है हमने? कवच 2023, ठीक है। और ये किस लिए? कवच क्या होता है? सुना होगा ना आपने, पुराने जमाने के अंदर राजे महाराजे हुआ करते थे, अपने बॉडी पे कवच पहन के फिर युद्ध में लड़ा करते थे, है ना। तो कवच का मतलब क्या होता है? जो चीज हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है जी। और हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आज के जमाने में चाहिए किससे? साइबर सिक्योरिटी में, साइबर थ्रेट से, क्योंकि आजकल हम लोग हर जगह पे ऑनलाइन होते जा रहे हैं और जितना हम ऑनलाइन होते जा रहे हैं ना उतना ही साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ऑनलाइन चीजों को इस्तेमाल करना गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। डिजिटल इकोनॉमी को फॉलो करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक सेफ साइड लेके भी चलना बहुत जरूरी है। तो ये हैकेथॉन रखा गया है साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के लिए, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और उससे बचा कैसे जाए, ठीक है जी। सो इसलिए हम लोगों ने कवच 2023 किया। तो ये देख लीजिए आप, 16 फरवरी को ये हुआ था, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है कवच 23। और आने वाला क्वेश्चन है बेटा पेपर में, अच्छा सवाल है, ठीक है।
तो एक नेशनल लेवल हैकेथॉन है, 16 फरवरी को इसको लॉन्च किया था। और जैसा हम लोगों ने बताया कि टू आइडेंटिफाई इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देने हैं आप लोगों ने, ये देखते हुए कि साइबर सिक्योरिटी और इंडिया का जो साइबर प्रिपेयर्डनेस है कि हम लोग किसी भी साइबर क्राइम के विरुद्ध कितना लड़ सकते हैं, तो वो सब सॉल्यूशंस आपने देने हैं। ठीक है जी, तो इसलिए ये हैकेथॉन वगैरह किए जाते हैं। ठीक है जी, सो आई होप समझ में आया होगा कि हैकेथॉन, मैराथन क्या क्या चीजें होती हैं सब। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, When was the Global Tourism Resilience Day celebrated for the first time? ठीक है जी, अभी देखिए ग्लोबल टूरिज्म यानी कि पूरे विश्व के स्तर के ऊपर टूरिज्म को बात कर रहा है, टूरिज्म की बात कर रहा है। ठीक है, अभी रेजिलियंस क्या होता है ये समझते हैं। देखो रेजिलियंस होता है किसी भी चीज से उभर के आना। ठीक है, मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ हो गए हैं और उस दुख तकलीफ से आप उभर के आ रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसा बना रहे हैं, रेजिलियंस कर रहे हैं उस चीज के लिए। ठीक है, तो भाई टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे भी इसीलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जितने भी हमारे टूरिस्ट साइट हैं, अब दुनिया के अंदर हम लोग घूमने फिरने बहुत जगहों पे जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, लेकिन कई ऐसी टूरिज्म साइट्स हैं जिन्होंने भविष्य के अंदर भी कुछ ना कुछ आपदाएं देखनी है और पास्ट के अंदर भी बहुत आपदाएं देख चुका है। ठीक है, जैसे कि कभी अर्थक्वेक आ जाना, सुनामी आ जाना, चीज़ों का बर्बाद हो जाना। तो बेटा वहाँ पे अगर अर्थक्वेक और सुनामी आता है, इमारतें गिरती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ वो इमारतें नहीं गिरियां, पूरा टूरिज्म सेक्टर जिसमें हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिपेंड करती है ना, वो पूरा टूरिज्म सेक्टर बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई जो टूरिज्म वाले हैं ना, ये किसी भी आपदा से कैसे उभर के आए, तो ऐसी जागरूकता हमने लोगों के अंदर फैलानी है। ठीक है जी, तो इसलिए रेजिलियंस डे हम लोग मनाते हैं। और कब मनाते हैं भाई? हम 15 तारीख से 17 तारीख तक हमने इसको सेलिब्रेट किया है। वैसे 17 फरवरी इसका आंसर बनने वाला है अपना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 15 से 17 फरवरी जो है ये पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस चला, जिसके अंदर 17 तारीख का जो दिन है हम लोगों ने निर्धारित किया कि इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और बेटा पहली बार ही कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना हम ऐसा दिन, तो इंपॉर्टेंट बनेगा, पेपर में याद रखना है। ठीक है, तो कितने से कितने कॉन्फ्रेंस चली? 15 से 17 तारीख तक कॉन्फ्रेंस चली और 17वें दिन हम लोगों ने क्या कर दिया, मतलब 17th को हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वही बात आ गई ना, आपको बोला था 90% केसेस में अगर वर्ल्ड इंटरनेशनल कोई भी डे सेलिब्रेट हो रहा है तो यूनाइटेड नेशन ही आंसर बनेगा। ठीक है, तो यूएनजीए ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, यानी कि एक मता पास किया इन लोगों ने, और जमाइका के अंदर बैठ के इन्होंने काम किया था ये। तो 17 फरवरी 2023 को इन्होंने डिसाइड किया कि इस दिन हम लोग ये दिन जो है सेलिब्रेट किया करेंगे। ठीक है, तो पहली बार हुआ है। कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई? जमाइका में हुई। किसने की जी? यूनाइटेड नेशंस ने की। और बस वही जो चीज़ें हम समझा रहे थे आपको कि भाई किस तरीके से अपने तकलीफ़ों से उभर के आना है, अपने आपदाओं से उभर के आना है, तो उस दिन के लिए हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अच्छा पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन फरवरी 2023 इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है, साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन वीजा एग्जेम्पशन फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स। तो डिप्लोमेटिक यानी कि जो भी कोई लोग, हम दो देशों के बीच में हमारे जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, और ऑफिशियल पासपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे एक दूसरे देश के अंदर एम्बेसडर्स रह रहे हैं, या फिर हम लोग किसी ऑफिशियल काम से किसी भी कंट्री के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है ना, वीजा ना लगने की वजह से हम लोग जा नहीं पाते। देखो अगर अपन स्टूडेंट बेस पे जा रहे हैं, पीआर बेसिस पे जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, वीजा लगवाना पड़ता है। लेकिन कोई बंदा ऑफिशियल काम के लिए जा रहा है, किसी डिप्लोमेटिक ट्रीटी को करने के लिए जा रहा है, तो उसको वीजे के लिए एग्जेम्प्ट करना चाहिए। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है उसको उस कैटेगरी से बाहर करो कि भाई इनके लिए वीजा जरूरी नहीं है। बस ठीक है, इन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, टिकट बुक कराई और आ जाओ। ठीक है, तो हाल ही में, वैसे तो बेटा हम लोग 59 कंट्रीज ऐसी हैं ऑलरेडी जिनके साथ हम ऑलरेडी ऐसा काम कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास हम वीजा फ्री ट्रैवल करते हैं डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स के क्षेत्र में। ठीक है जी, लेकिन अभी एक और ऐड हो गई है, और जो ऐड हुई है दैट इज फिजी। याद है उस दिन हमने एक सवाल किया था कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो यहाँ पे फिजी के अंदर हुआ था।
उसी के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि भाई इंडिया और जो फिजी है ना वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा, और उस चक्कर में वो क्या करने जा रहे हैं, ये लोग अपना ये एग्जेम्पशन करने जा रहे हैं वीजा का किन किन लोगों के लिए, जो डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है जी, तो याद रखना है फिजी के साथ तो ऑलरेडी 59 कंट्रीज के साथ हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा इसकी ना एक लिमिट भी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी जिंदगी के लिए ही होता है, ये ना लिमिट होती है 90 दिनों की। 90 डेज के लिए आप वीजा फ्री एग्जेम्पशन मतलब है, आपको वीजा आपके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है जी, और आम जनता के लिए नहीं जी, सिर्फ डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पर्सन्स के लिए। ठीक है जी, तो देखिए थोड़े से पॉइंट्स हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो इंडिया और फिजी के बीच में MOU साइन हुआ, वीजा एक्सेम्पशन ऑफ होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट, यानी कि जो राजनयिकी और आधिकारिक पासपोर्ट धारक होते हैं उन लोगों के लिए। होल्डर मतलब धारक होता है ना। ठीक है जी, जैसे अपने नोट पे लिखा होता है ना, मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, उस तरीके से। ठीक है, सो अंडर दिस एग्रीमेंट होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स विल बी एबल टू एंटर, ट्रांजिट एंड स्टे। एंटर मतलब किसी देश में जाना, ट्रांजिट मतलब आना जाना करना, और स्टे करना मतलब वहां पे रहना। ठीक है जी, तो इस तरीके से एक दूसरे की टेरिटरी में विदाउट वीजा फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है जी, तो 90 डेज की इनकी एक लिमिट होती है, लेकिन अगर हम अग्रीमेंट में लिख देते हैं तो 90 डेज से ज्यादा भी हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी इसी के साथ ना फिजी का मैप देख लेते हैं। फिजी कहाँ है, क्या है, ये देखिए जी भाई, ये पूरा का पूरा आपका अर्थ दिया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पेपुआ न्यू गिनिया, इसके बगल में इधर हमारे पास आते हैं फिजी आइलैंड्स। ठीक है जी, तो आइलैंड नेशन है, लेकिन 300 से ज्यादा आइलैंड है भाई इनके अंदर, छोटे छोटे 300 से ज्यादा टापू हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके छोटे 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 छोटे, ये बिंदी सी है ना, ये भी एक टापू है इनका। ठीक है, तो 300 से ज्यादा करीब इनके पास टापू हैं, और इनकी कैपिटल है सुवा। दिस इज द कैपिटल सुवा। ठीक है जी, तो कैपिटल नोट कर लीजिए सुवा। और पैसे यहाँ पे डॉलर यूज होता है, फिजियन डॉलर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो याद रखना कंट्रीज आती हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में माइटी कहते हैं ना, ठीक है, होस्ट द फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 चेयरमैनशिप। देखो बार बार G20 आ रहा है, मैंने आपको बोला था ना कि प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो 200 के करीब मीटिंग्स जो हैं वो होने वाली हैं। अब वो हर मीटिंग ऐसे ही हो रही है, कभी कोई मीटिंग हो रही है, कभी कोई मीटिंग हो रही है। आज एक नई मीटिंग हमारे सामने आ गई, तो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, ठीक है, इनकी पहली मीटिंग जो है वो होने जा रही है, वो इंडिया में हो चुकी है। इंडिया के अंदर कहां पर हुई है, लखनऊ के अंदर हुई है। तो नाम याद रखना, पहली DEWG की मीटिंग हमारे देश में हुई है G20 के द्वारा, G20 नेशंस के द्वारा। ठीक है, और कहां पर हो रही है जनाब, लखनऊ के अंदर। ठीक है जी, तो आप यहां पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है इन मीटिंग्स को कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी को हम लोगों ने ना प्रमोट करना है कि डिजिटली हम लोग जो है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं, अपने इकोनॉमी के स्तर को बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है जी, सो देखिए कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। मिनिस्ट्री, तो ये तो हमने क्वेश्चन में देख लिया जी, माइटी है। चेयरमैन कौन होगा इसका, ऑब्वियसली इंडियाज G20 जो है इसका चेयरपर्सन है। और इंडिया की G20 प्रेसिडेंस किसके पास होती है, अपने प्रधानमंत्री के पास, तो मोदी साहब के पास। ठीक है जी, 13 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक ये चला, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था हमारा। ठीक है जी, DEWG को पहले डेफ्ट कहा जाता था, और ये 2017 में पहली बार बनी थी जर्मनी के पास, जब G20 की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो वहां पर ये बना था कि डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट चाहिए, और उस बूस्ट के लिए ऐसी मीटिंग्स का करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वही बात आ गई, एम क्या है, सिक्योर, इंटरकनेक्टेड एंड इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी, बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से जुड़े रहने के लिए एक दूसरे के साथ हम लोग इस डिजिटल इकोनॉमी का पालन करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, याद रखना। G20 के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अपनी पुरानी वीडियो को रिवाइज करिए, नोट्स अपने बनाइए अच्छे से। ठीक है जी, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर विल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द नेशनल आदि महोत्सव, तो कहां पे इन्होंने नेशनल आदि महोत्सव को जो है इनॉग्रेट किया है, ये इन्होंने इनॉग्रेट किया है भाई न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है जी, तो न्यू दिल्ली में देखिए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल आदि महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया है। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर आदि महोत्सव, आदि शब्द कहीं पे भी आ जाए ना, तो बस समझ लेना हमारे देश के
ट्राइबल्स की बात हो रही है और महोत्सव का मतलब होता है फेस्टिवल। तो बेटा ये जो ट्राइबल्स है ना, ये अपने हाथों से जो भी चीजें बनाते हैं ना, चादर बना ली, पर्दे बना लिए, तकिए बना लिए या कालीन बना लिया, जो मर्जी बना लिया, तो इन ट्राइबल्स के जो हाथों से बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं ना बेटा, उनको सपोर्ट करना है। इसके ना दो रीजंस होते हैं सपोर्ट के। एक तो इनको इकोनॉमी का बेनिफिट होता है, क्योंकि इन लोगों का सामान बिकेगा तो बेटा इनको ही सपोर्ट मिलेगा, ठीक है जी। और दूसरा क्या होता है, हमारे देश का जो पुराना कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो जिंदा रहता है, वरना मशीनी युग ने तो सारा ट्रेडिशन ही खत्म कर रखा है ना। सो इसलिए इन लोगों के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको मतलब कंजर्व करने के लिए ये पूरा का पूरा आदि महोत्सव हुआ है, ठीक है जी। सो 16 फरवरी को जो है ये हुआ है, ठीक है। थीम क्या है, थीम इसका रखा गया है सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर फूड एंड स्पिरिट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो आदिवासी लोगों की जो शिल्प कलाएं हैं, ठीक है, संस्कृति है, भोजन है, वाणिज्य है, और ये सब चीज़ें जो हैं मतलब इनके कॉमर्स वमर्स को लेके हर चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है जी। तो एक तरीके का ना एग्जीबिशन टाइप सिस्टम है, ठीक है। 200 से ज़्यादा स्टॉल्स लगेंगी और वहाँ पे लोग अपना सामान बेचेंगे और हम जैसे लोग जो हैं अपना सामान, उनका सामान जो है वो खरीदेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए उनको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो ट्राइबल लाइफ है, जो आदिवासी जीवन है ना, उनके जो मूल लोकाचार हैं, उन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने ये चीजें करनी है, ठीक है। इसी से बेटा हमारे देश का ट्रेडिशन जिंदा रहेगा। आजकल अगर सही बात बोलूं तो देश का असली ट्रेडिशन ना इस समय ट्राइबल्स के पास ही है और कहीं पे भी नहीं है। हम लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं, इतने आधुनिक हो चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर पे हम इतना ज्यादा चलते हैं कि हम लोग अपने मूल सिद्धांतों को बहुत ज्यादा भूलते जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक ट्राइबल्स ही है जिन्होंने शायद पूरे देश की बागडोर को अपने हाथों में पकड़ रखा है, ठीक है जी। तो याद रखना है इनके लिए। तो इस फेस्टिवल में एग्जीबिशन होगा, जैसा मैंने आपको बोला ना, एग्जीबिशन होगा, सेल होगा, हैंडीक्राफ्ट जो होंगे, पेंटिंग्स, हैंडलूम, ज्वेलरी, ठीक है, पॉटरी वगैरह, फूड वगैरह, नेचुरल प्रोडक्ट, गिफ्ट या कोई भी चीज़ ये लोग जो बनाते हैं, 200 से ज़्यादा स्टॉल्स लगेंगी और उसके अंदर ये लोग क्या करने वाले हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, ठीक है जी। तो याद रखना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगेन बोल रही हूँ पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो आज की मतलब जो है इसके अंदर दो फेवरेट क्वेश्चन बने, एक तो कवच वाला बना और एक कौन सा बना जी, अपना नेशनल आदि महोत्सव, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, वेयर डिड इंडिया ऑर्गेनाइज द स्पेशल राउंड ऑफ टॉक्स फॉर द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इंडो पैसिफिक रीजन है जो हमारा, ठीक है, प्रशांत महासागर है जो, और इंडो यानी कि इंडिया की कंट्री और उसके अगल बगल वाली कंट्रीज, ठीक है जी। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, यानी कि इसके अंदर जितने भी नेशंस है, अप्रॉक्सीमेटली इसमें 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो 14 की लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडिया के साथ जो है वो यूएसए जो है, ये दो मेन चीजें आप याद करके चल पड़ो, ठीक है जी। तो सवाल ये है कि भाई ये जो स्पेशल राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं ये कहां पर हुए हैं, ठीक है। अब पिछले साल दिसंबर में भी ये हुआ था, ठीक है, लेकिन पिछले साल दिसंबर के अंदर ये पहला राउंड था और इस बार सेकंड राउंड है। तो पिछले साल जब दिसंबर में हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि ये ना ट्रेड के ऊपर ज्यादा इन्होंने फोकस किया था, लेकिन इंडिया ने जब इसको होस्ट करने का सोचा तो इंडिया ने सोचा कि यार ट्रेड से थोड़ा सा अलग सप्लाई चेन के ऊपर हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है जी। तो आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, जैसे कि कहाँ पे हुआ, चलो क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया हमको, न्यू दिल्ली में 8 तारीख से 12 फरवरी तक ये हुआ है, ठीक है जी। तो जिसके 4 पिलर है, जिसमें से पहला पिलर ट्रेड वगैरह है, वो तो पिछले साल दिसंबर के अंदर ही कॉन्फ्रेंस होके खत्म हो गया था, ठीक है जी। तो इस साल जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ पिलर पे इंडिया का फोकस है। तो क्या फोकस है भाई, सेकंड पिलर है अपना सप्लाई चेन, थर्ड पिलर है अपनी क्लीन इकोनॉमी होनी चाहिए और फोर्थ पिलर है जी फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो इसके अंदर डिस्कशन हुआ है प्रॉपरली, इसको मतलब इतने दिन को लगा के जो है इन चीजों को डिस्कस किया गया है, ठीक है जी। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है। तो आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं आज के। इन फरवरी 2023 हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। सो बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन बनने जा रहे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन बनने जा रहे हैं। ये रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये जो है हमारे नए प्रेसिडेंट बांग्लादेश के बनने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब पहले कौन थे, कई बार ये भी पूछ लेते हैं ना कि पुराने कौन थे, तो पुराने थे अब्दुल हमीद, ठीक है जी। ये 2013 के अंदर प्रेसिडेंट बने थे और अभी 2023 के अंदर जो है इनका अप्रैल के अंदर एंड होने वाला है, तो करीब करीब 10 साल हो गए। तो 2 टर्म इन्होंने भुगत लिए 5-5 साल के, देखिए 5 कंसेक्यूटिव जो हैं
टर्म्स नहीं आएगा यहाँ पे, 5 कंसेक्यूटिव जो है ईयर्स जो हैं इनके 2 टर्म पूरे हो गए हैं, पूरे 10 साल पूरे हो गए हैं। और बांग्लादेश के संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन 2 टर्म से ज़्यादा जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ठीक है। तो अभी इनका रिटायरमेंट हो जाएगा अप्रैल के अंदर, और फिर जो है हमारे मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो नए प्रेसिडेंट बनेंगे बांग्लादेश के, ठीक है। इंडिया में हमने पढ़ा था ना उस दिन कि क्या होता है, जितनी मर्जी बार बनाओ भाई प्रेसिडेंट, 2 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, ठीक है, जितनी मर्जी बार। यूएसए में 2 बार और बांग्लादेश में भी 2 बार, ठीक है जी। इसी के साथ बांग्लादेश का मैप देख लेते हैं। भाई हमारे में से टूट के बना है, ठीक है जी। तो बांग्लादेश किसी ज़माने में इसको ईस्ट बंगाल कहा जाता था, ठीक है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में था, जब 1905 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर कि पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल जो हमारे इंडिया में है वो हो गया था। ईस्ट बंगाल मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। आज़ादी के समय फिर से बंटवारा हुआ बंगाल का, सिर्फ पंजाब का बंटवारा नहीं हुआ था, बंगाल का भी हुआ था। तो ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया था, तो ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, ठीक है जी। तो ये ईस्ट पाकिस्तान 1971 के अंदर पाकिस्तान से अपने आप को आज़ाद करवा लेता है और बांग्लादेश नाम का देश बन जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पढ़ी होगी आप लोगों ने 1971 में, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें जो है ये इनका मैप है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और इनकी जो करेंसी है दैट इज टका, करेंसी इज टका एंड कैपिटल इज ढाका, ढाका टका ढाका टका, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ हम लोग आज की क्लास के लिए आपसे विराम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।